नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा शो लेकर आते हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए किस तरह की निवेश की रणनीति सही है। जी हां, बाजार में तमाम उतार चढ़ाव भले ही हो, लेकिन आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं उसको लेके जो टिप्स हैं वो हमेशा सही होने चाहिए, क्योंकि आप अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं। उन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आप कुछ फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हैं और उन गोल्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, आपके निवेश के विकल्प कैसे हैं, इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। तो अब शो में हम बहुत सारे पहलुओं बातचीत करेंगे और सबसे पहला मुद्दा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जिस पर बाजार में भी हम देख रहे हैं रिएक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और एससीओ समिट। जी हाँ, चीन में वहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, पुतिन साहब से मुलाकात हुई है। अब ऐसे में जहाँ तक बाजार की आज की चाल है, हमने देखा बाजार काफ़ी अच्छी शुरुआत के साथ आज अपने क्लोजिंग उन्होंने दिखाई है। लगभग 24,600 के ऊपर हमने बाजार को बंद होता हुआ देखा भी है। अब जिस तरह से समीकरण ग्लोबली बाजार में बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि आप इक्विटी बाजार में निवेश कर रहे हैं। अब कैसे आप समझें ग्लोबली डिप्लोमेटिकली इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम ट्रिगर्स को, इन तमाम इवेंट्स को आपके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि भले ही आपने लंबी अवधि के लिए अपना पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, इस तरह के इवेंट्स जो हैं आपकी कमाई पर, आपके निवेश पर असर डालते हैं। तो आज बारीकी से हम चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं। रोहित सेक्सरिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, इक्विटी फंड मैनेजर हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। हेमंत उस्तिकी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट के। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और रोहित, सबसे पहले आप ही का व्यू मुझे समझना है, क्योंकि हम सभी को इंतज़ार था एससीओ समिट का, और चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने, रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने, और जो समीकरण बनते हुए आ रहे हैं भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। सभी जो हैं एक पन्ने पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कम से कम टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए कम से कम ये तीनों देश सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात हमारे बाजारों के लिए, और हमने देखा बाजार ने इसको एक सलामी भी दी है, जो पॉजिटिव ट्रिगर एक बाजार को मिलता हुआ देखा हुआ। और बाकी घरेलू लेवल पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और इनफैक्ट सरकार जो है लगातार एक्सपोर्टरों से बातचीत कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है, उनको किस तरह से राहत मिले, उनके लिए कैसे और बाजार खुले, ये सब कुछ चल रहा है। बतौर फंड मैनेजर आप ये ग्लोबल ट्रिगर्स को और इस तरह की डेवलपमेंट को और यूएस की तरफ से जो अनिश्चितता है उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? ये जो एससीओ समिट है कविता, ये एक जियोपॉलिटिकल रूप में देखें तो हाँ, इंडिया की जीत बोलेंगे कि हाँ, जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी अच्छा है। बट अगर इकोनॉमिक्स बात करें तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में कुछ खास नहीं है। इसका इस तरह की चीजों का इकोनॉमिक इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म में होता है। तो लॉन्गर टर्म में जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, उस तरफ इस तरह की मुलाकातें और जल्दी अग्रसर करती हैं। तो अगर उस तरह से हमें देखें तो लॉन्गर टर्म में इस तरह का समीकरण बनना कि जहां इंडिया, चाइना, रशिया सब साथ में आ रहे हैं, तो वो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होगा। आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा, लेकिन अब मुझे बताइए कि अनसर्टेनिटी लेवल पर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 भारतीय बाजार में कितनी अनसर्टेनिटी है आपके मुताबिक? टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है, वो क्या होता है कि टैरिफ मेनली अपने टेक्सटाइल्स पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पे इम्पैक्ट आ रहा है, और वो सब लिस्टेड मार्केट में उतने ज्यादा है नहीं वो स्टॉक्स। तो लिस्टेड मार्केट में टैरिफ की डायरेक्ट अनसर्टेनिटी नहीं है। लिस्टेड मार्केट में टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है वो इनडायरेक्ट रूप से ज्यादा है कि आपका ये जो एसएमई सेक्टर है, जो इसके कारण इम्पैक्ट होगा, वो हो सकता है उसके कारण आपका जॉब्स पे इम्पैक्ट हो, नौकरियों पे इम्पैक्ट हो, उसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो। वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का डर है मार्केट में। डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में टैरिफ का लिमिटेड है।
सेक्टर्स जो आपके रडार पर हैं फिलहाल, मुझे ये जानना है क्योंकि बतौर फंड मैनेजर आप रणनीति बनाने बैठ रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ पर अंडरवेट है, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि फ़िलहाल कुछ दमखम है बाज़ार को परफॉर्म करके दिखाने का? सेक्टर वाइज आप किस तरह प्लेस्ड हैं रोहित? तो सेक्टर वाइज आज की डेट में जो सबसे अच्छा सेक्टर है और जहां हमने लास्ट एक महीने तेजी भी देखी है, मोस्टली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उस तरह के सेक्टर, वो सारे में जीएसटी कट का फायदा होगा। उन सब में सरकार ने इनकम टैक्स कट किए थे, उसका फायदा होना चाहिए। सो उसमें आशा है कि सेकेंड हाफ में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। इससे वो सारे सेगमेंट्स में हम ओवरवेट हैं। दूसरा एक सेक्टर जहां बाजार में काफी डर बैठा हुआ है आज की डेट में है बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर। वो सेक्टर आप देखोगे अभी काफी अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि क्वार्टर वन में कुछ कमेंट्री आई थी कि आपके स्लिपेज बढ़ रहे हैं, लोन लॉसेज बढ़ रहे हैं, स्पेशली छोटे एसएमई की तरफ से। तो वो सेक्टर काफी सस्ता हो गया है, और जितना अभी हमने बात करी है लोगों से, जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि जो क्वार्टर वन में हमें देखने मिला, वहां से सिचुएशन बेहतर ही हुई है, वहां से सिचुएशन और खराब नहीं हुई है। वैसे सिनेरियो में ये बैंक्स और एनबीएफसी भी काफी अच्छा लग रहे हैं हमें इस बाजार में। ऑलराइट, चलिए सेक्टर्स पर तो आपने बातचीत कर ली है, लेकिन हेमंत सर, हम बाजार के इस तरह के इवेंट्स में अपने पोर्टफोलियो में रणनीति क्या बदलना हमारे लिए सही होगा? अब इक्विटी की अगर नहीं, अभी अगर मैं देखूं तो चांदी का मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए। कई बार क्यों, इवन इफ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बाज़ार में जिस भी तरह के फैक्टर्स काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें फ्लो में आप फोमो हो जाता है क्योंकि लोगों को, और ऐसे में वो अलग तरह की खरीद कर लेते हैं या तो सब कुछ बेच बाच के निकल जाते हैं। तो ये ग्रीड और फियर का खेल हमेशा चलता रहता है। पोर्टफोलियो लेवल पर अगर किसी को कुछ बदलाव करने हैं तो वो आप क्या बदलाव करने की रणनीति उनको देंगे या सुझाव देंगे, हेमंत सर? देखिए कविता, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक होता है आपको जो चेंजेस अगर करने हैं एसेट एलोकेशन लेवल पे, और दूसरा होता है जो आपकी एलोकेशन ऑलरेडी इक्विटी के अंदर है। तो पहले हम इक्विटी की बात करते हैं कि अगर आपने मान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्लान किया है, एसेट एलोकेशन बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल्स का पैसा आप इक्विटी में लगा रहे हैं, और आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स का और सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो इवेंट है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी बात की कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स, स्पेशली अगर मैं यूएस टैरिफ की बात करूं, तो जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, और उसी लिए कोशिश की जा रही है। जैसे सरकार ने अभी कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म लाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कवर अप होगा कि इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो कविता, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने अपनी जरूरत के हिसाब से एलोकेशन किया है इक्विटी में, आपने उन फंड्स में इन्वेस्ट किया है जो आपके प्रोफाइल से, आपके टाइम होराइजन से बिल्कुल मैच करते हैं, बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है, तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका जो पैसा मैनेज कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि इस पोर्टफोलियो में जो अभी इमर्जिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से बदलाव करने की जरूरत है, तो वो डेफिनेटली बदलाव करेंगे, क्योंकि हर फंड मैनेजर कोशिश यही करते हैं, क्योंकि देखिए उनको भी परफॉर्म करना है, उनको भी आपको रिटर्न बना के देना है, तो जो चेंजेस हैं वो आपको करके देंगे। हम ये गलती करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि मुझे खुद ही डिसीजन लेना है। जब मैंने अपना डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रोफेशनल को दिया है, तो हमें उस फंड मैनेजर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऑफ कोर्स जागरूक रहने की जरूरत है। आप देखिए कि पोर्टफोलियो में अगर बदलाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप खुद से अगर कोशिश करेंगे और उधर से फंड मैनेजर भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको रेप्लिकेट करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा है। जहां तक एसेट एलोकेशन का सवाल है, आपने कहा हमेशा मार्केट में देखिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं टैक्टिकल एलोकेशन करने की, वो उन्हीं निवेशकों को करना चाहिए जो उसका जो अटेंडेंट रिस्क है उसको समझ सकते हैं। कुछ समय पे ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट है किसी एसेट क्लास में,
उसके हिसाब से, जैसा आपने भी कहा कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की कोशिश की या कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करने की कोशिश की, तो हर समय पे आपका टाइमिंग सही नहीं होगा। मेरा ये मानना है Absolutely. कि मेरा ये मानना है कि हर एसेट क्लास की जगह है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन बिल्कुल। जहां तक इक्विटी का सवाल है, फंड मैनेजर को छोड़ दीजिए, वो आपके बिहाफ पे सही डिसीजन लेंगे। और राइट, चलिए पोर्टफोलियो पे और भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल रोहित आप जुड़े हमारे साथ और बतौर फंड मैनेजर आपने बताया कि बाजार को आप कैसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपर्ट व्यूज़ के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, उसके बाद दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम देंगे ही देंगे। हेमंत जूसीगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड बतौर निवेश का विकल्प सस्ता है या महंगा है। जब आप निवेश कर रहे हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे लगाते हैं तो उसकी कोई चार्जेस होते हैं, उससे कुछ फीस होती है। वो चार्जेस क्या है जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इसकी समझाइश देंगे विस्तार से। और साथ ही आपके सवालों के जवाब, व्हाट्सएप नंबर भी जल्दी से फ्लैश हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, नोट डाउन कीजिए, यूट्यूब पर भी देखिए और अपने सवाल छोड़िए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।